एक ऐसा कीट है जो आपकी आंखों से आपको दिखता नहीं, लेकिन आपकी फसल में 50% जो है नुकसान करता है। हम दोस्तों इस कीटक के बारे में A to Z जानकारी लेने वाले, उसकी लाइफ साइकिल क्या नुकसान करता है, कैसे कंट्रोल करना है, बायोलॉजिकल कैसे, केमिकल कैसे, मेथड कैसा, सब कुछ दोस्तों जब आपके फसल के ऊपर आ जाता है तो वो कैसे दिखने लगता है। हमारी पत्तियां हल्की हल्की पीली हो जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है पूरी की पूरी, और हमारी पूरी फसल खराब हो जाती है। कौन कौन से फसलों में ये आता है? लंबी वाली मिर्च हुई, शिमला मिर्च हुई, टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, आम हुआ, अंगूर हुआ। फूल में अगर देखा जाए तो जरबेरा, कार्निशन, मैरीगोल्ड। हम धुआंधार दवाइयों का स्प्रे करते हैं और उससे क्या होता है, कीड़ों के अंदर एक रेजिस्टेंट तैयार हो जाता है। ये मेरे हाथ में है ट्रैप्स, तो ये मॉनिटरिंग का भी काम करेंगे और कंट्रोल का भी काम करेंगे। ऐसी फ्रेश क्रॉप आपको दिखानी है और हेल्दी क्रॉप रखनी है तो आपको केमिकल्स के बारे में सीखना पड़ेगा, बैक्टीरिया के बारे में सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिसेस है, कल्चरल प्रैक्टिसेस, उसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा, ट्रैप्स है उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। क्या आपकी फसल ऊपर की तरफ मुड़ रही है? क्या आपकी फसल नीचे की तरफ मुड़ रही है? आपकी फसल में अच्छा खासा उत्पादन नहीं आ रहा है, आपकी फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी फसल लंबे समय तक नहीं चल रही है, आपको लगता है कि आपकी फसल में वायरस जैसा कुछ दिख रहा है, तो दोस्तों ये सारी चीजों की एक ही वजह है। एक ऐसा कीट है जो आपकी आंखों से आपको दिखता नहीं, लेकिन आपकी फसल में 50% जो है नुकसान करता है। कई दफा मैंने देखा है 100% ये नुकसान करता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, जब मैंने खेती को शुरुआत की थी तो इस कीटक ने मुझे बहुत परेशान किया था। कंट्रोल में मेरा बहुत खर्चा होता था, आपका भी होता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम दोस्तों इस कीटक के बारे में A to Z जानकारी लेने वाले। तो ये कीटक कौन सा है? तो ये है दोस्तों थ्रिप्स। जी हाँ, तो थ्रिप्स के बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले। इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके कैसे क्या लक्षण है, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, केमिकल कंट्रोल क्या है, कल्चरल प्रैक्टिस क्या है, बहुत ही डीप जाने वाले। और इस कीट के बारे में मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। ये थ्रिप्स ना बहुत ही अलग अलग कलर का होता है, ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, येलो होता है, सब आपको पता चलेगा इसके बारे में दोस्तों। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक जरूरी चीज आपको बताने की, हमने डिसीज और पेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है और उसका ये पहला पार्ट है थ्रिप्स का, और इसमें आपको बहुत रोगों के बारे में, बहुत कीटकों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं हूं संतोष और स्वागत है आपका इंडियन फार्मर चैनल में। हमारे चैनल को 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अभी तक जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा। अभी दोस्तों मैं हरी मिर्च के फार्म पे खड़ा हूं और यहाँ पे थ्रिप्स का बहुत ही ज्यादा अटैक है। इसको कैसे कंट्रोल करना है ये डिटेल में मैं बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं इसका इतिहास क्या है। 20वीं सदी में ये बहुत ही ज्यादा प्रकोप करने लगा थ्रिप्स। उसके बाद हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, इसका जीवन चक्र क्या है, इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है। और एक चीज जरूरी किया है कि ये कीटक जो है धीरे धीरे जमाने के अनुसार बदलते गए। जैसे कि ये कीटों के कलर अलग अलग है, जैसे कि ब्लैक थ्रिप्स है, व्हाइट थ्रिप्स है, रेड थ्रिप्स है, येलो थ्रिप्स है, ऐसे अलग अलग है। और आने वाले समय में पता नहीं और कौन कौन से कलर के ये म्यूटेशन होके हो जाएंगे, लेकिन हमें तैयार रहना है, इसके बारे में सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब हम जानते हैं इस कीट को कैसे पहचानना है, और जब आपके फसल के ऊपर आ जाता है तो वो कैसे दिखने लगता है, यानी कि उसके लक्षण भी क्या होते हैं वो भी हम जानते हैं। तो सिंपल है, हर किसान के पास ये मैग्नीफायर होना चाहिए। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों थ्रिप्स एक रस चूसक कीट है, इसका साइंटिफिक नेम है थाइसैनोप्टेरा। अब इसको पहचानना कैसे? तो सिंपल है, जहां पे आपके फसल में लगता है पत्ती ऊपर की तरफ मुड़ी है वहां पे समझिए थ्रिप्स है, अगर नीचे की तरफ मुड़ी है वहां पे समझिए कि वो माइट है। बस आपकी फसल में पास में जाना है, ऐसे पत्ती लेना है और उसको ऐसे मैग्नीफायर से ऐसे करना है तो आपको वहां पे कीट दिखने लगेगा। जब कीट दिखने लगेगा तो उसको कैसे पहचानना है? तो सिंपल है, ये एक छोटा पंख वाला कीट है दोस्तों। इसका आकार जो है लंबा पतला होता है, इसको छोटे छोटे पैर होते हैं, ये उड़ भी सकता है, आगे नोक की तरह 2 तार की तरह होता है। इसके बाद हमारी फसल पे आता है तो क्या होता है एग्जैक्टली ये रस चूसता है फसल का। हमारी पत्तियां हल्की हल्की पीली हो जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है पूरी की पूरी, और फसल की पूरी ग्रोथ रुक जाती है। हमारी फसल में जो लगा हुआ आने वाला यील्ड है उसकी भी ग्रोथ रुक जाती है और हमारी पूरी फसल खराब हो जाती है। जो वायरस का ट्रांसमिशन होता है फसल का, वहां पे कलर पूरा बदल जाता है, पीला पीला दिखाई देता है पूरा फसल। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जब कीट आते हैं फिर दूसरे जगह जाते हैं, फिर तीसरे जगह जाते हैं, ऐसे हमारे पूरे फसल में जो फैल जाता है। तो सही टाइम पे हमें उस कीट को रोकना जरूरी है, और पहचानने के और भी तरीके हैं, वो मैं आपको ट्रैप वाले सेक्शन में आगे चल के बताता हूं। थ्रिप्स को फूल कीड़े भी कहा जाता है। अब इसका प्रसार कैसे होता है तो उसके बारे में हम जानते हैं। इसका प्रसार ज्यादातर वातावरण जब अनुकूल नहीं रहता है, यानी कि वातावरण में अप्स एंड डाउन्स रहता है, वातावरण ह्यूमिड रहता है, अचानक से बहुत ज्यादा धूप आती है, फिर बारिश आती है, तो उस टाइम पे ये फूल कीड़े यानी कि थ्रिप्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हम सोचते नहीं कि
कि देखते नहीं, समझते नहीं कि हमारे फसल में थ्रिप्स है या कौन से कीड़े हैं। हम धुआंधार दवाइयों का स्प्रे करते हैं और उससे क्या होता है, कीड़ों के अंदर एक रेजिस्टेंट तैयार हो जाता है, यानी कि वो कीड़े उस दवाई को सहने लगते हैं। एक ही दवा जब हम बार बार स्प्रे करते हैं तो हमें दवा भी चेंज करनी होती है। हमें समझना जरूरी है कि थ्रिप्स होता कैसा और उसके बाद उसके ऊपर निवारण करना है, तब जाके हम इसका प्रसार रोक सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि हम एक ही फसल बार बार एक ही जगह पे लगाते हैं, ये भी एक वजह होती है कि थ्रिप्स यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है। चौथा चीज क्या है कि हम बहुत सारी एक जगह पे फसलें लगा देते हैं, वहां पे थ्रिप्स को जो है खाने के लिए बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो वहां भी ये थ्रिप्स बहुत ज्यादा बढ़ता है। एक और पांचवी चीज ये है कि हम न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं करते, हमारी पत्तियां मोटी मोटी नहीं हो जाती है फसलों की, और फसल की पत्ती मोटी नहीं होती तो थ्रिप्स का अटैक वहां पे बहुत ज्यादा होता है और वहां पे थ्रिप्स का प्रसार तेजी से होता है। अगर हमारी फसल की पत्तियां मोटी होंगी तो वहां पे थ्रिप्स कुछ खा नहीं पाएगा और भूखा ही वहां पे मर जाएगा। अब एक जरूरी बात यह है कि दोस्तों कौन कौन से फसलों में ये थ्रिप्स आता है। लंबी वाली मिर्च हुई, शिमला मिर्च हुई, टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, आम हुआ, अंगूर हुआ, फूल में अगर देखा जाए तो जरबेरा, कार्निशन, मैरीगोल्ड, बहुत सारे जवार है, धान है, बहुत सारे फसलों में दोस्तों थ्रिप्स परेशान करता है। लगभग मैंने देखा है कि मेरा अनुभव है, जहां पे भी मैं जाता हूं वहां पे मुझे थ्रिप्स तो दिखता ही दिखता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, आने वाले समय में तो हमारा ये बहुत नुकसान कर सकता है। ये मेरी शिमला मिर्च की फसल है और इसमें थ्रिप्स का थोड़ा भी प्रकोप नहीं है, क्योंकि मैं थ्रिप्स के बारे में अच्छे तरीके से जानता हूं, थ्रिप्स की लाइफ साइकिल क्या है वो भी अच्छे तरीके से जानता हूं। आपको भी जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको थ्रिप्स की लाइफ साइकिल बताता हूं। सबसे पहले थ्रिप्स की मादा जो होती है, जिसमें पंख होते हैं, उड़ते उड़ते आपके फसल के ऊपर आती है, पत्तियों के या पत्तियों के पीछे या फूल के अंदर अंडा डालती है। अंडा हल्के सफेद रंग के होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जो दिखाई नहीं देते। अंडों की अवस्था 5 से 10 दिन की हो सकती है। उसके बाद जो है ये लार्वा अवस्था में जाता है, जो कि फर्स्ट इंस्टार लार्वा, सेकंड इंस्टार लार्वा, ऐसे 2 स्टेज होते हैं। लार्वा जो है इसकी भी अवस्था जो है 5 से 10 दिन की हो सकती है। ये लार्वा हमारे फसल में जो है रस चूसते हैं और रस चूसने के बाद ये फिर बड़े हो जाते हैं। उसके बाद ये लार्वा प्री पूपा अवस्था यानी कि कोशावस्था में जाते हैं, फिर पूपा अवस्था में, पूरे तरीके से कोशावस्था में जाते हैं। कई दिनों तक ये कोशावस्था रहती है। कोशावस्था से फिर जो है अडल्ट थ्रिप्स उसमें से बाहर निकलते हैं, जिसमें पंख होते हैं, वो उड़ सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये 6 अवस्था में इसकी लाइफ साइकिल घूमती रहती है। और ये पतंग जब अडल्ट अवस्था में पूपा से बाहर निकलते फिर से हमारे फसलों के ऊपर आते हैं और अंडे डालते हैं। और ये अडल्ट थ्रिप्स जो है कई हफ्तों या कई महीना तक जिंदा रहते हैं और ये बहुत ही तेजी से लाइफ साइकिल हमारे फसल के ऊपर घुमाते हैं और जल्दी जल्दी थ्रिप्स तैयार होते हैं और हमारे फसल में बहुत ही नुकसान करते हैं। और इनके में कलर अलग अलग हो सकते हैं, ये बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पहचानना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब जानते हैं इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है। आप सभी को मेरा एक सवाल है, आपके खेत में अभी कौन सी फसल है और आपको क्या थ्रिप्स परेशान कर रहा है क्या, और कर भी रहा है तो कौन से कलर का थ्रिप्स है, ब्लैक थ्रिप्स है, येलो थ्रिप्स है, व्हाइट थ्रिप्स है, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको कंट्रोल में सबसे पहले आपको बताता हूं कल्चरल प्रैक्टिस, यानी कि वो क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, आपको पहले तो क्रॉप रोटेशन लेना है। एक ही क्रॉप बार बार एक ही खेत में लेंगे तो आपको थ्रिप्स वहां पे बहुत ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि थ्रिप्स वहां पे बहुत फास्ट ग्रो होगा। आपको जो है क्रॉप का रोटेशन लेना है। दूसरी चीज, जब क्रॉप खत्म हो जाती है तो खेत को काफी टाइम तक आप खुला रखेंगे तो वहां पे थ्रिप्स को खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, तो थ्रिप्स वहां पे तैयार ही नहीं होंगे। तीसरी चीज क्या है कि जो आप न्यूट्रिशन कर रहे हैं वो अगर अच्छा करेंगे तो आपकी पत्ती ऐसे हार्ड डार्क हो जाएगी और इसके ऊपर थ्रिप्स अटैक नहीं कर पाएगा। पत्ती जब खा ही नहीं पाएगी तो वैसे ही भूखी मर जाएगी। तो आपको हमेशा देखना है कि आपकी फसल ऐसे मुलायम, नाजुक, कोमल नहीं रहनी चाहिए, वो हार्ड रहनी चाहिए। यानी कि न्यूट्रिशन अगर आप अच्छा करते हैं तो वह तभी वो पॉसिबल है। अगर आप इरिगेशन अच्छा करते तो तभी अच्छी फसल आपकी आएगी, वो पॉसिबल है। तो ये बारीक बारीक चीजें आपको बहुत ध्यान देनी है। इसके बाद दोस्तों जो आप मल्चिंग पेपर बिछाते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मल्चिंग पेपर नहीं बिछाते तो वहां पे भी थ्रिप्स अटैक जो है थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव मैं बता रहा हूं, वैसे तो ये कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है बिना मल्चिंग के पेपर के जो फसल होती है वहां पे बहुत तेजी से थ्रिप्स आता है और वो फसल खराब हो जाती है। अब एक जरूरी चीज बताता हूं, ये मेरे हाथ में है ट्रैप्स, इसको सापड़े बोलते हैं, चिकट सापड़े बोलते हैं। ये मेरे हाथ में येलो है, इसमें ब्लू है, ये व्हाइट है। अगर ये आप खेत में ऐसे टांग देते हैं तो ये मॉनिटरिंग का भी काम करेंगे और कंट्रोल का भी काम करेंगे। दोस्तों अगर 1 एकड़ में ऐसे 20-30 येलो, 20-30 ब्लू और 20-30 व्हाइट लगा देते हैं क्रॉस में सारे खेत में, तो इसके ऊपर जो है थ्रिप्स चिपक जाएगा और चिपक जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके खेत में इसका अटैक कितना है और उसके हिसाब से आप आगे दवा से छिड़काव भी कर सकते हैं। इसमें चिपक जाने के बाद आपको कंट्रोल भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सस्ते में आता है, 200-300 रुपए में आपका लगभग 1 एकड़ का काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ 500 रुपए भी गया तो कोई गल नहीं है, क्योंकि 1 एकड़ में आपको बहुत ही कंट्रोल इससे मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरे जो ट्रैप्स आते हैं वो कोई काम के नहीं है, केवल यही वाले ट्रैप जो है थ्रिप्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया है दोस्तों, ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। बैक्टीरिया यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे बीवेरिया, मेटाराइजम, वर्टिसिलियम, बीवीएम नाम की कॉम्बिनेशन की एक दवा आती है। ये बीवीएम जो है आप प्रति लीटर 5 ml के हिसाब से लेके, अगर 100 लीटर पानी ले रहे हैं
तो 5 ml के हिसाब से 500 ml आपको लेना पड़ेगा BVM। वो पानी में मिक्स करके आप छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों 1 एकड़ में आपको अगर 1 लीटर भी BVM लगता है तो मैक्सिमम 500 से 1000 रुपये तक खर्चा हो सकता है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अगर महीने में 2 से 3 बार BVM का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो जो अंडों की साइकिल है वो ब्रेक करने में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बिवेरिया जो है अंडों को ब्रेक कर सकता है, मेटाराइजम भी ब्रेक करता है और वर्टिसिलियम जो है थ्रिप्स को मारने में मदद करता है। तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन है, आप इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरे फसल में और मेरे फसल की यहाँ पे आप ग्रोथ भी देख सकते हैं। तो मैं आपको अब जो अहम है, जब आपको थ्रिप्स 20, 30, 40% के ऊपर जाता है तो कौन से केमिकल इस्तेमाल करने हैं, कौन से रिकमेंड है वो भी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी बात आपको बतानी है, क्या आपको भी खेत में समझना है कि इजीली कि क्या मेरे खेत में थ्रिप्स आया है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके यहाँ पे ट्रैप्स नहीं मिल रहे हैं, तो सिंपल एक काम कीजिए, बस प्लांटिक्स ऐप को ओपन कीजिए और उस जगह का फोटो खींचिए। फोटो खींचने के बाद आपको वहाँ पे तुरंत सारी जानकारी आ जाएगी। थ्रिप्स कौन सा है, उसको लक्षण क्या है, उसके ऊपर उपाय क्या करना है, दवा कौन सा छिड़काव करना है, कितने ml से करना है, कौन से दुकान में मिलती है, सब कुछ जानकारी इजीली वहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। आप प्लांटिक्स का इस्तेमाल करके फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि कोई पैसा वहाँ पे देना नहीं, फ्री में। जैसे मैं फ्री में वीडियो बना रहा हूँ, फ्री में आपको जानकारी दे रहा हूँ, वैसे ही प्लांटिक्स आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पहले एक ज़रूरी चीज़ बताता हूँ कि मोलेक्यूल केमिकल्स का क्या होता है, कैसे होता है। एक होता है जेनेरिक, एक होता है ब्रांडेड। मान लीजिए कोई भी मोलेक्यूल आप मार्केट दुकान में लेने जाते हैं, मान लीजिए थ्रिप्स के लिए आपको इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे करना है, ये एक मोलेक्यूल का नाम है। इसके मार्केट में आपको ढेर सारे ब्रांड आते हैं, कोई 500 का लीटर बिकता है, कोई 5000 का लीटर बिकता है, लेकिन आपको इमिडाक्लोरोपिड जो लेते समय सस्ता कौन सा मिलता है और असरदार कौन सा मिलता है वो देख के लेना है, ये याद रखिएगा। और मोलेक्यूल के नाम पढ़ना सीखिए आप, और उसके बाद जो दवा के ऊपर लेबल क्लेम होता है वो लेबल क्लेम भी पढ़ना सीखिए आप। अगर आप लेबल क्लेम नहीं पढ़ेंगे तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा रहता है। जब आप दवा का छिड़काव करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर अगर मान लीजिए इमिडाक्लोरोपिड का इसके ऊपर छिड़काव कर रहा हूं तो उसके ऊपर अवधि होता है 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, यानी जिसको PHI, प्री हार्वेस्टिंग इंटरवल बोलते हैं। छिड़काव करने के बाद उसमें लिखा रहता है कि कितने दिन इस केमिकल का अंश इस फसल में रहेगा, जिसको बोलते हैं रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। तो अगर आपको रेसिड्यू फ्री खेती करनी है तो उसका आपको फॉलो करना पड़ेगा सारा गाइडलाइन। बैक्टीरिया जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका रेसिड्यू नहीं रहता है, नीम ऑयल का रेसिड्यू नहीं रहता है, लेकिन जो आप केमिकल स्प्रे करते हैं उसका अंश इस पत्ती में रह सकता है, पत्ती से फल में जा सकता है, फल मार्केट में जाएगा, मार्केट में खाने को जाएगा, तो खाने के बाद ह्यूमन बॉडी में आ सकता है। तो रेसिड्यू इसमें नहीं रहेगा, उस हिसाब से हमें केमिकल का इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से केमिकल हैं जो हमें इस्तेमाल करने हैं और उसमें खर्चा कितना आ सकता है 1 एकड़ में एक स्प्रे का। असाफेट जो है 95% SG है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एसेटामेप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप बुप्रोफेंजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइफेंथ्यूरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिप्रोनिल 5% वाला भी आता है, 80% भी वाला आता है। ये जो दोस्तों मैंने 18 मोलेक्यूल आपको बताएं, ये मार्केट में आपको जाना है, दुकानदार को मोलेक्यूल मांगना है और जो सस्ता मिलता है सस्ते ब्रांड में वो आपको लेना है, जो असरदार है। इसमें से आप कोई भी मोलेक्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए आपको मैं एक ज़रूरी बात और राज की बात बताता हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है। CIB, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, अगर इस वेबसाइट पे आप जाते हैं और वहाँ पे आप सर्च करके, आपकी फसल मान लीजिए टमाटर है, तो टमाटर के लिए थ्रिप्स के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करनी है, हेक्टर में कितने ml के हिसाब से इस्तेमाल करनी है और कितने पानी में इस्तेमाल करनी है और उसका रेसिड्यू कितने दिन रहेगा, ये सब लिखा है दोस्तों। तो CIB के वेबसाइट पे जाके आप ज़रूर कोई भी फसल लगाते हो तो केमिकल की जानकारी वहां से लीजिए और वहां से लेने के बाद ही स्प्रे कीजिएगा। कोई भी बता रहा है भाई फलाना लेके जाओ छिड़काव करो, ऐसा मत करो, क्योंकि इससे रेसिड्यू भी रह सकता है, रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। अगर आपको थ्रिप्स के ऊपर कंट्रोल करना है, ऐसी फ्रेश क्रॉप आपको दिखानी है और हेल्दी क्रॉप रखनी है, तो आपको केमिकल्स के बारे में सीखना पड़ेगा, बैक्टीरिया के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको जो प्रैक्टिसेस है, कल्चरल प्रैक्टिसेस, उसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा, ट्रैप्स है उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। तो थ्रिप्स कंट्रोल करने में हमें खर्चा कितना आएगा, अगर हम स्पेसिफिक थ्रिप्स की दवा लेते हैं तो 1,500 से 2,000 रुपये प्रति स्प्रे हमें खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों इस खर्चे को हमें कंसिडर करके ही थ्रिप्स का कंट्रोल करना है। अब दोस्तों मैं आपको राज की बातें बताने वाला हूं। थ्रिप्स के लिए बहुत ही अहम तरीके से स्प्रे करना पड़ता है और मेथड क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे देखिए मेरा सेटअप जो है, यहाँ पे 3 HP का इंजन है, आगे HTP है ट्रिपल पिस्टन वाला। इससे मैं 1000 फुट तक दूर लंबी पाइप ले जाके स्प्रे कर सकता हूँ। ये 40 से 45 हज़ार रुपए के आसपास पूरा सेटअप जाता है 1 एकड़ का। इसके अलावा आप पीट वाले पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, नैपशॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पेट्रोल के ऊपर चलता है, आप उसको खींच के जो है स्टार्ट करके उससे भी स्प्रे कर सकते हैं। तो जो भी स्प्रे के लिए मशीन्स आती है वो सारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके बजट के अनुसार। ये मेरे पास बजट है तो मैंने महंगा यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इससे मैं एट अ टाइम 2-3 ऐसे नोजल चला के फास्टली स्प्रे करके फुर्सत हो जाता हूँ। ये मेरे हाथ में नोजल है, ये 900 रुपये का नोजल है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रे करता है। अब मैं आपको बताता हूँ टाइम क्या होना चाहिए स्प्रे करने का।
सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आप स्प्रे कर सकते हैं, शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे स्प्रे कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था के लिए आपको 2 टैंक चाहिए। यहाँ पे जो पानी इस्तेमाल करेंगे उसका पीएच 7 के आसपास चाहिए। जब दवा आप बनाते हैं 6.5 से 7.5 पीएच चाहिए। लेकिन अब अहम मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, जब भी आप थ्रिप्स के लिए स्प्रे करते हैं तो आपको स्प्रे कैसे करना है, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि थ्रिप्स फूलों के अंदर पत्तियों के पीछे होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मेरे हाथ में नोजल है। जब भी आप थ्रिप्स के लिए स्प्रे करते हैं तो ऐसे ऊपर से नीचे जेड टाइप करना है। ये देखिए, अगर आम का फसल है तो ऊपर करना है, अमरूद का है तो ऊपर की तरफ करना है, ऊपर की तरफ गोल गोल घुमा के करना है। लेकिन ऐसी जैसे टमाटर है, गोभी है, या ये हमारी ये फसल है, कोई भी फसल छोटी कद की है तो उसको ऐसे जेड टाइप, ताकि अंदर तक दवा जानी चाहिए। कवरेज ज़्यादा मिलना चाहिए, तभी थ्रिप्स का कंट्रोल मिलेगा, वरना थ्रिप्स का आपको कुछ भी कीजिए कंट्रोल नहीं मिलेगा। और एक ज़रूरी चीज़ दोस्तों मैं बताता हूं, अगर कहीं ज़्यादा अटैक दिखता है कट करके बाहर आप फसल को फेंक दीजिएगा, क्योंकि ट्रांसमिशन नहीं होगा वायरस के ऊपर, क्योंकि थ्रिप्स से वायरस का ट्रांसमिशन बहुत ही फास्टेस्ट होता है, आपको फसल बहुत ही जल्दी खराब होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने थ्रिप्स का पूरा चिट्ठा खोला, उसकी लाइफ साइकिल, क्या नुकसान करता है, कैसे कंट्रोल करना है, बायोलॉजिकल कैसे, केमिकल कैसे, मेथड कैसा, सब कुछ दोस्तों। इसके अलावा भी आपको लगता है कोई चीज़ अगर बची है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं खुद दूंगा दोस्तों आपको, कि उसमें आपको क्या करना है। और दोस्तों इस डिसीज पेस्ट सीरीज का ये पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं डिसीज पेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।